नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की सुर्खियों पर। तीरथ सरकार का बड़ा फैसला, हरिद्वार कुंभ आने के लिए श्रद्धालुओं पर कोई रोक नहीं, यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम। राजभवन में 2 दिवसीय बसंत उत्सव में पुष्प उत्पादकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई आयोजित। कल राज्यपाल ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र के 4 साल नहीं, सीएम तीरथ के 100 दिन के कार्यकाल का होगा जश्न। भाजपा सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम निरस्त। प्रदेश में कांग्रेस ने भरी चुनावी हुंकार, उत्तराखंड में भाजपा सरकार को घेरने के लिए बैठकों का दौर शुरू। संगठन में हो सकता है बड़ा फेरबदल। बंशीधर भगत के कैबिनेट मंत्री बनने पर भाजपा दफ्तर में जश्न। नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर रिटायर कर्मचारियों का प्रदर्शन। समिति ने 3 सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड अपनी संस्कृति और लोक त्योहारों के लिए एक अलग पहचान रखता है। यहाँ मनाए जाने वाले 30 त्योहारों में प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है। ऐसा ही एक त्योहार है फूलदेई। आज चैत्र मास की संक्रांति से फूलदेई पर्व का विधिवत शुरुआत हो गई है। श्रीनगर में भी फूलदेई त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। पारंपरिक वेशभूषा के साथ छोटे छोटे बच्चों ने नगर क्षेत्र में घूमकर लोगों के आंगन में फूल डाले। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पारंपरिक लोकगीतों के साथ यात्रा निकालकर लोगों को फूलदेई पर्व की शुभकामनाएं दी। फूलदेई उत्तराखंड के लोक त्योहारों में से एक है। यह त्योहार चैत्र मास के शुरू होने से हिंदू नव वर्ष के आने तक मनाया जाता है। कि हम लोग प्रत्येक वर्ष के फूलदेई संक्रांति जो 14 मार्च या 15 मार्च जब भी आती है उसके दिन हम सब लोग इकट्ठा हो गए, सारे शहर के बच्चे हो गए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जितने भी संस्था के लोग हैं और सामाजिक लोग हैं, वो सब लोग इकट्ठा हो गए। सुबह संक्रांति के दिन, फूलदेई संक्रांति के दिन एक प्रभात फेरी निकालते हैं और प्रभात फेरी निकाल कर ये सूचना देते हैं कि फूलदेई एक कार्यक्रम है, इसको हमको विलुप्त होने से बचाना चाहिए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। लेकर काफी किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं, जगह जगह है कि हम लोग प्रत्येक वर्ष कृषि बिल कानून को लेकर देश भर में किसानों की महापंचायत हो रही है। किसान दिल्ली में 108 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों को महापंचायत सरकार के लिए चुनौती बनती जा रही है। उत्तराखंड में किसानों की तीसरी महापंचायत डोईवाला में होने जा रही है। महापंचायत में जा रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का उत्तराखंड प्रवेश द्वार मंगलौर गुड़मंडी में किसानों ने स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए नरेश टिकैत ने कहा कि यह सरकार केवल किसानों का शोषण कर रही है। काले कानून के विरुद्ध किसानों की लड़ाई जारी है और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। लेकर काफी संख्या में किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं, जगह जगह है किसान महापंचायत भी हो रही है। मंगलौर में इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे, इनसे बात करेंगे कि किस तरह की रणनीति होगी। चौधरी साहब, जैसे कि जगह जगह महापंचायत हो रही है, किसान काफी संख्या में दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। आगे क्या रणनीति होगी किसान? तो हमें क्या उनके सुन रहे तो एक तो बताओ, सरकार नहीं सुन रही तो हम भी तो नहीं सुन रहे। हमें क्या कुछ ऐसी बात है, कुछ हमें वो नहीं, सरकार पर तो कुछ हमें सहयोग नहीं चाह रहा। सरकार नो गए भाई ये तो उठ के चले जाएंगे, कुछ है नहीं वहाँ से, तो नहीं है तो उठा दो ना, जबरदस्ती उठा दो, गोली चला दो, सरकार के पास में क्या नहीं है। पर इस तरह जितनी बेइज्जती सरकार हमारी कर रही, तरह तरह के आरोप, आंदोलन जीवी परजीवी, खालिस्तानी पाकिस्तानी, पता नहीं किस तरह के शब्दों तो नवाजा जा रहा किसानों को। क्या इन्हीं शब्दों के लिए किसानों ने सरकार बनाई थी? ये सब कुछ सुनने के लिए बनाई थी? नहीं, ये नहीं। किसान भी अपने मान सम्मान को
इब्जा कहीं ना कहीं बचाने की वो है बातचीत। तो हमारा परिवार है, किसानों का परिवार है, पूरे देश का किसान आज एक है। और जगह जगह आप लोग देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी महापंचायत हो रही। तो सरकार को इससे सबक लेना चाह, और जो सरकार ने गलतियाँ करी उनसे सरकार माफ़ी मांगे किसानों तक। भाई इस देश का अन्नदाता है, इस तरह की बात हमें नहीं करनी चाहती। तो कहीं ना कहीं कुछ नज़दीक क्या आवे, कुछ ठीक रहे बातचीत। हमारा भी कोई ऐसा जिद्दी रवैया नहीं है कि भाई कोई हमने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा, कुछ नहीं। रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया दिल्ली का, उन्होंने कंक्रीट सा वो भर दिया। क्या उद्देश्य था उनका? भाई हमने तो रास्ता खोल रखा है, हम तो बैठे इस तरह बैठे, बीच का रास्ता खुल गया। तो जनता को क्या दर्शाना चाहें, जनता को क्या दर्शाना चाह, क्या दिखाना चाह रहे हैं कि भाई किसानों ने रास्ते बंद कर रखे? नहीं, हमने तो नहीं करे। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री बदला गया है, क्या कहना चाहिए? चलो वो तो इनकी बात है, सरकार की है, क्या वो है बातचीत। हम दोनों कहे अपना मुख्यमंत्री है, सही काम करो, बहुत जिम्मेदारी है उनकी। तो ठीक है, हम उस पर तो कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करते। और सड़क पर बना दी तो क्या होगी बातचीत? तो उनका साफ ये कहना था कि अभी रास्ते बंद नहीं हुए, सरकार तो तैयार, तो ये भी किसान सरकार से बात करने के लिए तैयार है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद मंगलो। आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास पर फूलदेई कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भागीरथीपुरम स्थित आवास पर हुआ कार्यक्रम। सीएम ने वसंत ऋतु के पर्व पर खुशहाली की कामना। चैत्र मास के प्रारंभ होने पर हर्षोल्लास से मनाते हैं फूलदेई पर्व। सीएम आवास पर फूलदेई कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भागीरथीपुरम स्थित आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम ने वसंत ऋतु के पर्व पर खुशहाली की कामना की। चैत्र माह के प्रारंभ होने पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है ये पर्व उत्तराखंड में। और ये आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। आज फूलदेई पर्व पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। ऐसे में तमाम जगह के लोग, बच्चे घरों में जाकर फूल देते हैं और खुशी बांटने की कोशिश करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि फूलदेई पर्व जो आज मनाया जा रहा है उत्तराखंड में, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी अपने घर पर आयोजन किया है। क्या है ये पर्व वहाँ का और कितना महत्व है इसका? बिल्कुल प्रियंका, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भागीरथीपुरम स्थित आवास पर बच्चों के साथ ये फूलदेई पर्व का जो पर्व है उसको काफी हर्ष उल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फूलदेई पर्व क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो ये है कि कहीं ना कहीं जो प्राचीन संस्कृति है और जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बसंत ऋतु का यह पर्व सभी प्रदेशवासियों के साथ बड़ी धूमधाम से बच्चों द्वारा मनाया जाता है। तो कह सकते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री आवास पर ये जो फूलदेई पर्व मनाया गया है वो कहीं ना कहीं ये भी याद दिलाया जाता है जो पर्यावरण संरक्षक है एवं प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। साथ ही आपको बता दूं, चैत्र माह के प्रारंभ होने पर उत्तराखंड में यह पर्व बच्चों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज जिस तरह से इस पर्व को सीएम आवास में जिस तरह से बच्चों द्वारा मनाया गया है, काफी हर्षोल्लास के साथ जिस तरह से इस पर्व को मनाया गया, तो कह सकते हैं कि आज भी जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं आज भी जीवित है। और वही जो बच्चे हैं आने वाले समय में भी अपनी संस्कृति को जीवित रखेंगे और आगे इसको भी लेकर जाएंगे। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। तो राजनीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि एक तरह से फूलदेई पर्व के साथ ही ट्राइबल लोगों की जो भी संस्कृति है उसको बचाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन्हें संदेश भी दिया गया है कि मुख्यमंत्री आगे बढ़ चढ़कर उनके न सिर्फ त्योहारों में हिस्सा लेंगे बल्कि उनकी आने वाली जिंदगी, उनकी परेशानियों और उनकी दिक्कतों का भी पूरी तरह से निस्तारण करने के लिए आगे आएंगे। जी अशोक, शायद संपर्क हमारा टूट गया है। इस जानकारी के लिए हमारे संवाददाता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और लगातार आपको देहरादून से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सीएम आवास पर फूलदेई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चे लोगों के घरों में जाकर फूल देते हैं और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाए रखने की अपील भी की जाती है लोगों से।
वहां का सांस्कृतिक पर्व है और उसको बचाए रखने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के साथ संयुक्त किसान मोर्चा कोर ग्रुप के सदस्य अभिमन्यु कोहार ने डोईवाला के राजीव नगर दशहरा मेला मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। संयुक्त किसान मोर्चा भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में लंबे समय से रही है। उत्तराखंड के किसान भी भारत सरकार से कृषि कानून को वापस लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के साथ और महापंचायत में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। सभी फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बाहर राधा स्वामी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवनिर्वाचित सीएम पहली बार पहुंचे सचिवालय कार्यालय। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं तीरथ सिंह रावत। कार्यालय में विधि पूर्वक किया गया पूजा पाठ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई कार्यकर्ता कार्यालय पर मौजूद हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार सचिवालय कार्यालय पहुंचे हैं नवनिर्वाचित सीएम तीरथ सिंह रावत। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सचिवालय के कार्यालय में पहुंचे हैं और कार्यालय में विधि पूर्वक पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत पहली बार सचिवालय कार्यालय पहुंचे हैं। कार्यालय के कामकाज को शुरू करने से पहले पूरी तरह से विधि विधान से पूजा पाठ का आयोजन किया गया और इस आयोजन में राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक कुमार जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहली बार सचिवालय कार्यालय पहुंचे हैं। किस तरह का उनका कार्यकाल रहा, आगे सारा दिन किस तरह से उनकी कार्य योजना रहेगी और कैसे शुरुआत की? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने सचिवालय स्थित कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर पूरे विधि पूर्वक के अनुसार हवन वहां पर किया गया। इस दौरान वहां पर राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद सहित कई कार्यकर्ता इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। और जैसे कि हम देख रहे हैं, जब से कि तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, उसके बाद से वो लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए जब उन्होंने उत्तर राज्य की कमान संभाली, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद एकदम उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें कई दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय की अगर हम बात करें तो वो कोविड की थी। लगातार जैसे कि हम मौजूदा समय की अगर हम बात करें, कोविड लगातार चल रहा है, तो उस दौरान कोविड के दौरान जिस तरह से जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जो भी मुकदमा दर्ज हुआ था, उसको सभी मुकदमे वो वापस लिए जाएंगे। तो और ऐसे ही तमाम ऐसे जो बड़े निर्णय हैं वो लगातार उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। महाकुंभ की अगर हम बात करें, महाकुंभ हो रहा है, शाही स्नान इस समय चल रहा है, आज 14 तारीख है, आज भी महाकुंभ स्नान है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री द्वारा जो है कि बड़े महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए जा रहे हैं और पूरी तरह से अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, समय बहुत कम है और ऐसे में चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं सरकार के सामने। अगर बात करी जाए जैसे विपक्षी दलों की भी, तो विपक्षी दल को भी आगामी रणनीति में विधानसभा 2022 में चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर भी रणनीति बनानी है, जिसके चलते आज कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। अब आगे की मॉनिटरिंग लगातार उनके द्वारा की जाएगी और कि कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर भी आ रही है कि जो कैबिनेट मंत्री अब बने हैं उनको भी विभाग सौंपे जाएंगे और जल्द से जल्द इन पर काम शुरू किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है और जल्द से लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठकर और तमाम मंत्रियों के साथ बैठकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी प्रियंका। जी अशोक, तो ये तमाम जानकारी आपके द्वारा हमें दी गई है। पूजा पाठ के साथ शुरुआत की है, इसके अलावा
क्या किसी विशेष बैठक की भी सूचना मिल रही है सचिवालय कार्यालय को लेकर और कार्य योजनाओं को लेकर? क्या कुछ बड़ा फैसला आ सकता है आज सीएम की मॉनिटरिंग के बाद? देखिए, अब तक के जो अभी हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जो अभी जानकारी हमें अब तक के प्राप्त हो पा रही है वो यही हो पा रही है कि जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसके बाद से अब मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होना चाहिए, या जिन मंत्रियों के पास जो पहले विभाग थे उनके पास वही विभाग रहेंगे कि ताकि जिससे वो जो मॉनिटरिंग अब तक इन 4 साल में करते आए हैं या फिर और जो मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर पाए उन त्रिवेंद्र सरकार के राज में जो लोग विभाग को ठीक से नहीं संभाल पाए या उसमें कोई फेरबदल किया जाएगा, उसको लेकर अगर आज कोई विचार विमर्श किया जाता है तो ये उसी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब तक कोई बैठक ऐसी बातें सामने नहीं आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर सामने आई है कि आज विभाग जरूर बांटे जाएंगे मंत्रियों में, उसी के बाद ये साफ हो पाएगा। अगर जो विभाग बांटे जाएंगे, अगर इस दौरान कोई अगर बैठक रखी जाती है तो उसी के बाद पता चल पाएगा कि बैठक के बाद कि किस विभाग मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है और किस विभाग में फेरबदल की गई है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल अशोक, तो आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए, जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आएगी हम आपके पास लौट कर आएंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देहरादून से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। आज नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पहली बार सचिवालय कार्यालय पहुंचकर पूजा पाठ से अपने कार्यकाल की शुरुआत की है। तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी है कि विभागों का आज बंटवारा हो सकता है। विभागों के बंटवारे के बाद ये जानकारी मिलेगी कि कौन से मंत्री को कौन सा पद संभालना है और उसके बाद ही तमाम जानकारी आगे की कार्य योजना की हम तक पहुंच पाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन, आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। सीमांत क्षेत्र खटीमा के वन विकास निगम के खटीमा डिपो में विभिन्न वन रेंजों में जब्ती की लकड़ी की नीलामी व्यापारियों के विरोध के चलते वन विकास निगम को रद्द करनी पड़ी। इस पूरे मामले के अनुसार खटीमा, किलपुरा, जोलासाल सहित विभिन्न वन रेंज परिसर में पड़ी वन तस्करों से बरामद लकड़ी के 33 लॉट की नीलामी वन विकास निगम के माध्यम से खटीमा वन डिपो में की जा रही थी, लेकिन खटीमा वन रेंज अधिकारियों द्वारा इन लकड़ियों की नीलामी में नीलाम शर्तों का पालन न कर पाना, किसी भी लकड़ी के लॉट में संख्या को दर्ज नहीं किया जाना, लेकिन इसके बावजूद भी खटीमा वन रेंज द्वारा इन लकड़ियों की 33 लॉट का नीलाम वन विकास निगम द्वारा कराया गया, जिस पर लकड़ी व्यवसायियों ने नीलाम के समय वन विभाग की इस मनमानी का
विरोध किया। का है, खैर साथ रखना। वन विभाग के जब्ती प्रकाश का नीलाम प्रस्तावित था, जिसमें कि 33 लॉटें बिक्री हेतु रखी गई थी। 2 लॉटें बिक्री भी हो गई, लेकिन इस बीच जो है क्रेताओं की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया कि लॉट में प्रॉपर वहाँ मौके पर नंबर नहीं पड़ा हुआ, या फिर हमारी वन निगम की विक्रय सूची में रेंज केस नंबर नहीं पड़ा हुआ है, जिस वजह से वो लकड़ी को जहाँ पर वो लकड़ी रखी हुई है आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रहे। तो ये ऑब्जेक्शन जेन्यून है, तो इसको स्वीकार करते हुए लॉट का जो शेष लॉटें थी, 2 लॉटें बिक चुकी थी, 31 लॉटों का नीलाम स्थगित कर दिया गया। रुद्रपुर के डीडी चौक पर एक युवक का पर्स और मोबाइल चुराकर भाग रहे 2 चोरों को लोगों ने दबोच लिया। इस दौरान उनकी पिटाई भी की गई। मामला बिगड़ता देख यातायात पुलिसकर्मी ने बीच बचाव किया और दोनों युवक को भीड़ के चंगुल से बचाकर यातायात चौकी में बिठाया। आरोप है कि डीडी चौक पर 2 चोरों ने एक युवक का मोबाइल और पर्स चुरा लिया था। इस दौरान युवक को चोरी की भनक लग गई और आसपास मौजूद कुछ लोगों की मदद से चोर को पकड़ लिया गया। दूसरा चोर भागने लगा तो लोगों ने उसे भी दबोच लिया। इसके बाद उन्होंने दोनों चोरों से चोरी का मोबाइल और पर्स बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों से ही पूछताछ कर रही है और अब दोनों युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और इसी बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। हरिद्वार से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार। कुंभ में लगने वाले नेत्र शिविर का करेंगे शुभारंभ। जरूरतमंदों की आंखों के ऑपरेशन कराने का भी लक्ष्य। मुख्यमंत्री आज साधु संतों से भी कर सकते हैं मुलाकात। और ये बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं। कुंभ में लगने वाले नेत्र शिविर का कर रहे हैं शुभारंभ, जहां पर जरूरतमंदों की आंखों के ऑपरेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आज साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जब से उत्तराखंड की कमान संभाली है, तब से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हरिद्वार में तमाम साधु संतों का शाही स्नान में स्वागत कर उन पर पुष्प वर्षा कर और साथ ही साथ श्रद्धालुओं को कुंभ में आने का निमंत्रण देने के साथ ही तमाम अन्य कार्यों को लेकर भी काफी सजग नजर आ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, उसी कड़ी में आज हरिद्वार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, जहां पर आज नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। उसका शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। इस नेत्र शिविर के माध्यम से जरूरतमंदों को आंखों के इलाज को लेकर उन्हें मदद की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रयास हमारे साथ लाइन पर है, उनसे बातचीत करेंगे। जी ओम प्रयास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज हरिद्वार में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री ने इस शिविर का शुभारंभ किया है, तो क्या है तमाम जानकारी, किस तरह से इस शिविर में लोगों की मदद की जाएगी? देखिए, हरिद्वार महाकुंभ के दौरान हरिद्वार में नेत्र महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ करने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम चाहे वो आगे संबंधित है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हैं। अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष वीरेंद्र गिरी समेत यहाँ पे पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर नेत्र महाकुंभ का जो शुभारंभ है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया है। साथ ही बता दें कि इस महाकुंभ में लगभग आपको बता दें कि 75,000 लोगों का परीक्षण किया जाएगा। 7 केंद्र बनाए गए हैं और उसका मेन जो केंद्र है कुंभ
नेत्र कुंभ का वो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में बनाया गया है। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस कुंभ में लगभग नेत्र महाकुंभ में इस योग्यता है। इसमें लगभग 50,000 लोगों को इसमें चश्मे दिए जाएंगे, जो मुफ्त में दिए जाएंगे। उनकी आंखों का परीक्षण कर अगर उनको जरूरत पड़ेगी चश्मे की, तो उन्हें इस संस्था द्वारा 50,000 लगभग चश्मे दिए जाएंगे। हालांकि ये संख्या बढ़कर 1 लाख भी हो सकती है। तो इसमें तमाम चीजें हैं जो इसका शुभारंभ करने यहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही यहाँ पे भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक भी यहाँ पर मौजूद है। जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि ये नेत्र शिविर का जो आयोजन किया गया है, जिसके बारे में आपने जानकारी दी है, ये कितने दिनों तक चलेगा? साथ ही साथ जो लक्ष्य रखा गया है, क्या उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी? कितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं? देखिए, इसमें इस नेत्र महाकुंभ में कई लाख लोगों का परीक्षण किया जाएगा नेत्रों का होंगे, क्योंकि महाकुंभ में जो देश विदेश से जो लोग जो श्रद्धालु इसमें आते हैं, उनकी सभी की आंखों का परीक्षण किया जाएगा। और इसमें लगभग जो उनका टारगेट है वो 50,000 है, लेकिन आपको बता दें कि ये 50,000 से बढ़कर 1 लाख 1.5 लाख या फिर उससे ऊपर भी की जा सकती है। इसमें कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि इतना ही इसमें लोगों को चश्मे दिए जाएंगे, फिर इतने लोगों के इसमें किया जाएगा। जब तक ये महाकुंभ चलेगा तब तक ये शिविर रहेगा। 7 केंद्र इसके कुंभ क्षेत्र में बनाए गए हैं। डॉक्टर की टीम है वो लगातार वहाँ पर मॉनिटरिंग करेगी। जो लोग किन लोगों को आंखों में समस्या होगी, जो श्रद्धालु जो बाहर से आएंगे, उनके लिए ये सुविधा नेत्र महाकुंभ में की गई है। जी बिल्कुल ओम प्रयास जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार आपको बता रहे हैं, हरिद्वार में नेत्र महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जहां पर लोगों को मुफ्त में नेत्र से संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में उनकी देखरेख की जाएगी और साथ ही साथ उन्हें मुफ्त में इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।